नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं नारद 24 और नारद 24 के साथ मैं हूं धनविजय। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा और पामगढ़ विधानसभा और पामगढ़ में आज मौजूद हैं। आज का इंटरव्यू बेहद खास होने वाला है क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय और लोक गायक रहे और लोक गायिका भी आज चल रहा है और उसके बाद सरपंच से चुनाव, फिर जिला पंचायत तक का पड़ाव, फिर बहुजन समाज पार्टी ने 2024 के रण में लोकसभा में ताल ठोकने को मैदान में उतारा था। मैं बात कर रहा हूं पामगढ़ से रोहित कुमार डहरिया जी की, जिन्होंने लोकसभा में अपने पार्टी का पूरा दमखम लगाकर और पार्टी की विचारधाराओं को लोगों के बीच जाकर सबको बताया और चुनाव मैदान में भी रहे। भी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जाहिर भाई। आपके चैनल नारा 24 को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आप आज मेरा इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए। भैया, जनता जनार्दन के बीच लगातार हम लोग जो भी चुनाव जिन्होंने लड़ा, वो चुनाव लड़ने के बाद अब आखिर क्या कर रहे हैं और उनकी रेगुलर दिनचर्या आखिर किस प्रकार से बीतती है, क्या कुछ रहती है, उनको लेकर के हम लोग पहुंच रहे हैं। चुनाव तो शांतिपूर्ण निपट चुका है, जनता और जनार्दन का जनादेश मिल चुका है। किस प्रकार से रहा चुनावी भरा दौर? जाहिर जी, अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें मैं बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार था और उम्मीदवार होकर के मैंने अनेकों अनुभव किया है और हम अपने संतों महापुरुषों के विचारधारा को लेकर के अपने मतदाताओं के बीच में जाने का काम किया और मतदाताओं को हमने अपनी बात रखने का काम किया और उस हिसाब से हम देखते हैं तो मतदाताओं के बीच में हम ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए और हम अपना 48,501 वोट पाकर के तीसरा पोजीशन में रहा। और जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, जो अपने लोक लुभावने जो वादा करके जो मतदाता हैं उनको अपने पक्ष में लाने में वो कामयाब हो गए और हमारा गरीब समाज जो देहातों में बसने वाले लोग हैं, पढ़ने लिखने ज़्यादा नहीं पढ़ने लिखने के कारण, अनजानपन होने के कारण, गरीबी के कारण वो उनके लोक लुभावने में आ गए और कांग्रेस में वोट डाइवर्ट करने का काम किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत गई। हम निश्चित ही अपने मतदाताओं का जो आदेश और निर्देश है उनका हम स्वागत करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपना मताधिकार का सही उपयोग किया। आप एक लोक गायक भी हैं, लोक गायिका भी आपका प्रदेश में चलता है। इनके अलावा किस प्रकार से आपका दिनचर्या रहता है? देखिए, मेरा काम सर्व समाज के बीच में जा कर के अपना विचारधारा, सभी संतों महापुरुषों का विचारधारा को गीत के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करना, साथ ही साथ में अपने दल बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा को लेकर के, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे संत गाडगे महाराज हो, चाहे बिरसा मुंडा जी हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे मान्यवर कांशीराम जी हो और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश को लेकर के हम अपनी पार्टी में जन जन में जा कर के विचारधारा को बताने का काम करते हैं। चुनाव के बाद हमारा वही काम हो रहा है कि हम सरकार के जो जन विरुद्ध नीति है उनको लेकर के हम अपने मतदाताओं के पास जा रहे हैं, अपनी पार्टी के विचारधारा को लेकर के जा रहे हैं, ताकि आने वाले फिर जो चुनाव होगा उसमें हम अपना सही माइंडेड लेकर के हम मैदान में आ जाएं और हम अपना सरकार बना लें। लोक गायकी की बात चल रही है और लोक गायकी में जनता जनार्दन जानती कि आपके गीत में संदेश रहती है। निश्चित ही मैं अपने गीत के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। जैसे देखिए, मैं गीत गा के बताता हूं।
अनजान हासे भैया जानकार रोवे, इल कहे बाबा फूले थोकन बूझो संगवारी, इल कहे बाबा फूले थोकन बूझो संगवारी। अनजान हासे भैया जानकार रोवे, इल कहे बाबा फूले थोकन बूझो संगवारी, इल कहे बाबा फूले थोकन समझो संगवारी। मेरे भाई जाहिर जी, जब इस भारत देश में वर्ण व्यवस्था कायम था तो सबसे पहला महात्मा ज्योतिबा फूले ने अंग्रेजों के ज़माने में शिक्षा ग्रहण किया और अपनी पत्नी को पढ़ा करके वो नारी समाज को पढ़ाने का काम किया, शूद्रों को पढ़ाने का काम किया, गरीब समाज को पढ़ाने का काम किया। और फिर पढ़ा लिखा करके उन्होंने एक कोटेशन दिया कि अनजान हंसता है जानकार रोता है। किसी भी चीज़ के लिए जो जानकार रहेगा उसको रोना आता है क्योंकि वो जानकार है। लेकिन जो नीचे लेवल में हमारे भाई हैं गरीब, वो अनजान है सभी वर्ण व्यवस्था क्या चीज़ है, इस देश का जो परंपरा क्या चीज़ है, जो सरकार की नीतियाँ क्या चीज़ है, इनसे अनभिज्ञ है। तो वो उनको कोई रोना नहीं आता, वो अनजान व्यक्ति हंसते रहता है। इसको महात्मा फूले ने इसी बात को कह दिया है कि अनजान हंसता है जानकार रोता है। तो उसमें और देखिए क्या है, शिक्षा के बिना भैया मति तोर सिरागे, मति के बिना भैया गति तोर सिरागे, मति के बिना भैया गति तोर सिरागे। तो वही इसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके कोटेशन को पढ़ लिया कि शिक्षा के बिना मति नष्ट हो गई, मति के बिना गति नष्ट हो गई, गति के बिना धन नष्ट हो गया और धन के बिना बहुजन समाज गुलाम हो गया। तो बाबा साहब ने वहीं पर फिर क्या कह दिया कि शिक्षित बन के संगठित रहो भैया, ये कहे बाबा साहब थोकन बूझो संगवारी, ये कहे भीम बाबा थोकन समझो संगवारी। तो ये बाबा साहब ने कोटेशन दे दिया। फिर वहां पर बोला कि गति के बिना भैया जीना तो हराम है, धन के बिना गए बहुजन गुलाम है, धन के बिना गए गरीब गुलाम है। तो फिर बाबा साहब ने वहां कोटेशन दे दिया क्या मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, अगर ये मेरा बहुजन समाज शूद्र समाज गुलाम है तो आज आपको क्या करना चाहिए, आपको कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो भैया, ये कहे भीम बाबा थोकन बूझो संगवारी, ये कहे भीम बाबा थोकन बूझो संगवारी। तो हमारा ऐसे ही हम लोगों में जा करके गीत गाते हैं, समझाने का काम करते हैं। तो ये रहा गीत भरा जो बाबा साहब और जिस प्रकार से अपने महापुरुषों को लेकर के, उनके विचारधाराओं को लेकर के जनता और समाज के बीच जाते हैं। ये तो रही लोक गायकी की बात। दहरिया जी ये जानना चाहेंगे कि चुनाव में कहा जाता है कि दंड भेद सभी प्रकार का उपयोग होता है, जैसे आपने कहा अभी कि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने लोगों को ऐसा लुभाया कि विचारधारा भी काम नहीं आई। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ जी, इस पर एक कानून बनना चाहिए कि लोक लुभावने वादा करके कैसे वोट को डाइवर्ट किया जाता है। जी, जैसे कोई भाई अगर कोई पद में है और नौकरी लगाने के नाम पर कहीं 1 लाख रुपया ले लिया जी, और 1 लाख रुपया लेने के बाद नौकरी अगर नहीं लगाता है तो कुछ टाइम के बाद में वो व्यक्ति FIR दर्ज कर देता है कि मुझे झूठा आश्वासन देकर मेरे से 1 लाख रुपया लिया और नौकरी भी नहीं लगाया। उनके ऊपर केस लगता है 420 का कि नहीं? जी। आज भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके अपना चुनावी वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब वो चुनावी वादा कर दिया और जीत भी गए, जीतने के बाद में फिर वो धोखा दे जाते हैं, वो चुनावी वादा पूरा नहीं करते। तो क्या उनके ऊपर 420 का धारा नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं? तो कुल मिलाकर के जनता को आप धोखा दे करके आप सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। कहीं कहीं बराबरी भाईचारा का साम नीति चलाकर करते हैं जी, कहीं पैसा के उपयोग करते हैं, वोट खरीदने का काम होता है, साल चद्दर खरीदने का काम होता है, ये साम दाम है। दंड अगर आप ये दोनों में अगर आप
हम उनके पक्ष में नहीं गए तो वो फिर दंड का विधान करते हैं, धमकाने का प्रयास करेंगे, ये आपको जेल भिजवा देंगे, आप ये घोटाला किए, आप ऐसा कर दिए। तो वो जो ईडी या आईडी जो चल रहा है वो क्या है? यही तो दंड नीति है। और दंड, साम दाम दंड, और फिर भेद। आप इतने में नहीं माने तो आपके पास भेद लेने के लिए जाएंगे, आपको और किसी प्रोपोगंडा में फंसाने का काम करते हैं और फिर वोट को अपने तरफ डाइवर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी किसी भी प्रकार का किसी चुनावी वादा पर विश्वास नहीं करती। वो भारतीय संविधान ही उनका चुनावी एजेंडा है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित ही अपने भारत के संविधान को हुबहू लागू करने का प्रयास करेंगे। 5वीं बार बीजेपी यहाँ से परचम लहराने में कामयाब रही। क्या लगता है कि जिस हिसाब से जनता और जनार्दन ने जनादेश उनको दिया है, उनकी केंद्र में फिर से सरकार बन गई है, क्या लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, ग्रामीण अंचल पर पूरा लोकसभा बसता है, क्या लगता है कि गाँव का विकास हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 बार फतह कर चुका लोकसभा को, और फतह करने के बाद चाहे वो गुहाराम गल्ले जी हो, नाम तो नहीं लेना चाहिए मुझे, लेकिन जो भी सांसद बने जी, वो सांसद अपने इस क्षेत्र के समस्या को हो, चाहे वो जनता के समस्या को हो, चाहे वो विकास के मुद्दा को हो, वो किसी भी प्रकार से उस लोकसभा के सदन में उठाने का काम नहीं किया। और सांसद बनते क्यों हैं? सांसद और प्रतिनिधि इसलिए बनाया जाता है कि भाई अपने लोकसभा जांजगीर चांपा क्षेत्र के जो विकास है, जो जनता के समस्या हैं, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, चाहे किसी भी प्रकार का समस्या हो, सारी समस्याओं को वहाँ पर उठाया जाता है कि मेरे क्षेत्र में ये होना चाहिए। लेकिन मैंने आज तक ऐसा हिम्मत के साथ, जज्बा के साथ उठाते नहीं देखा। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, अपने मतदाताओं से, अपने गरीब जनता के भाइयों से, कि आप जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया जाता है कि आपके आवाज़ को वहाँ जा करके बुलंदी के साथ उठाए, ना कि मिट्टी का मूर्ति बन करके चुपचाप बैठा रहे। तो आज का जो दौर है वो लोक लुभावना का दौर है। जो पब्लिक है वो किसी के योग्यता को ध्यान नहीं दे रहा है, किसी के उस विचारधारा को ध्यान नहीं दे रहा है, कितना वो मेहनती है, कितना वो बोल सकता है, कितना कर सकता है, ये जनता उस पर ध्यान न दे करके छोटे छोटे लोक लुभावने में आ करके अपना वोट को डाइवर्ट करने का जो काम होता है, यहीं पर भारत देश और जो लोकसभा का जो क्षेत्र है वो नीचे डाउन पर जा रहा है। मैं जहां तक समझता हूं विकास का कोई काम नहीं होता, और जो भी फंड की राशि है वो फंड की राशि को भी अपने चहेते लोगों को स्पेशल परसेंटेज लेकर के दिया जाता है, इसलिए विकास नहीं दिखता। क्योंकि आज शिक्षा के क्षेत्र व्यापार हो चुका, और उस शिक्षा के क्षेत्र व्यापार होने के कारण वो सांसद या विधायक के पास जाते हैं और वो उसके फंड को लेकर के अपने स्कूल को बनाने का काम करते हैं। तो इधर गली का मरम्मत कहाँ दिखेगा, फिर और कहीं स्वास्थ्य का मरम्मत कहाँ दिखेगा, बिजली का जो व्यवस्था कहाँ दिखेगा। ये सारा के सारा जो व्यापार क्षेत्र में पैसा लगने के कारण ये विकास नहीं दिखता। और मैं सांसद जी और विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने फंड का सही उपयोग करें और पब्लिक के बीच में उनको देने का काम करें।